अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान में नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत के बड़े चैलेंजेस हैं, इक़्तिसादी चैलेंजेस तो बेइंतहा हैं और हम आज ऐसी शख्सियत से बात करेंगे, उनके साथ हमारा भी प्रोग्राम है, जो कि अगर हम ये कहें कि ही इज़ इन अफेक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि कायद हैं अपनी पार्टी के, नवाज शरीफ साहब के जेन्युइनली राइट हैंड मैन हैं। ये आज से नहीं, ये मेरे ख्याल पिछले 15-20 साल से ही इज़ बीन हिज राइट हैंड। और नाज़रीन, हम सब उनको जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब के नाम से, सेनेटर इसहाक डार के नाम से। बट ये भी याद रहे कि जो सियासी इस वक्त एक स्ट्रैटेजी बनी, जो सियासी सूरत हाल है, उसमें भी इनका बहुत कलीदी रोल है बहैसियत एडवाइज़र के नवाज शरीफ साहब के। और आपको मालूम है कि कल रात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे हैं लंदन और पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन जा रही है, वो भी मिलेंगे इनसे, नवाज शरीफ साहब से। डार साहब इज़ इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो। और आपको ये भी याद होगा कि जो PMLQ का फाइनली एक अरेंजमेंट हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, उनको CM-शिप ऑफर हुई थी पंजाब की ऑन बिहाफ ऑफ PMLN, उसमें भी डार साहब का बड़ा कलीदी रोल था। 18वीं तरमीम जो बनी उसमें ही वॉज वेरी इन्वॉल्व। तो बहरहाल तो हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनसे हम खुल के सवालात करेंगे, बहुत से सवालात करेंगे। और डार साहब बहुत शुक्रिया, आने सवालात सख्त भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डार साहब, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बताइएगा कि कुछ मिसफायर तो नहीं हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? क्योंकि देखिए एक तरफ देख रहे हैं हम, जो इमरान खान साहब कहते थे जी मेरी तो बड़ी अब ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, वी आर सीइंग दैट इन फैक्ट ऑन द ग्राउंड। दूसरा, आप लोगों के सामने जो एक इक़्तिसादी सूरत हाल है वो कोई आसान नहीं है। मिफ्ता साहब कह रहे थे कि लैंड माइन्स बिछा के चले गए, वो भी कोई नई बात नहीं। तो इतनी मुश्किल आपने सूरत हाल अपने सर लिए, काहे को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या खातून नबी। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मिसफायर नहीं हुआ, इसको मिसफायर करने की कोशिश की गई। प्रैक्टिकली आपने भी देखा जो कुछ हुआ, और मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी आर्टिकल 5 है, और फिर उसके बाद सब गद्दार बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में जी। और उन्होंने ये मूव किया है, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और फिर आपको प्रोवोक कर दिया। इट वाज ऑल, सारा प्रोसेस गैर आईनी था अनफॉर्चुनेटली। तो असल में उसको मिसफायर करने की कोशिश की गई, और लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हुआ, और उसमें जुडिशरी ने अपना रोल अदा किया जो हमेशा करना चाहिए आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि बिल्कुल ये बात सही है कि मईशत तो ग्राउंड मुद्दत की हो चुकी है। मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज, यूट्यूब आर्टिकल लिख चुका हूँ और लिखता रहता हूँ। तो इसका तो ये कहना कि जी कोई चैलेंज को कबूल ना करता, फिर हम तैयार रहते कि जितनी तबाही हो चुकी है, फिर हम मजीद तबाही अभी होगी अगले साल 1.5 साल जो बच गया है। तो चॉइस दो ही थी कि क्या हम इनको मजीद तबाही होने दें, और उसके बाद होंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, तो कोई किसी जगह पे इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। चाहे वो आप इकोनॉमी देख लें, आप फॉरेन रिलेशंस देख लें, आप दूसरे इंटरनल सिक्योरिटी जो रिस्क बनती जा रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस डीपन हो रहे थे। तो वो जो 10 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ताने मिलते थे कि 18,000 पाकिस्तानी कर्जों में इजाफा कर दिया, वो 3.5 साल में 18,000। डार साहब, मेरा सवाल, माजरत का सवाल ये है कि आपको इस चेंज ओवर से हुकूमत में आके आपको हासिल क्या हुआ है? यानी कि आपने बड़ी लंबी लिस्ट बताई मसाइल की, तो क्या आपका ख्याल है कि जो आप आए हैं, अब मुझे वो भी पूछूंगी, 3 महीने के लिए आए हैं या 1.5 साल के लिए आए हैं, तो आप क्या इसको ठीक कर पाएंगे? इस वक्त तो आपके सर बोझ ही बोझ है। देखिए, मैं इसकी एक अमली मिसाल दे देता हूँ, फिर फैसला आप कर लें, आपके व्यूअर्स कर लें कि जो 98 में धमाके हुए थे और ग्लोबल सैंक्शन लगी थी, वो पाकिस्तान को मुबारक के लिए तो नहीं लगी थी। पाकिस्तान को एक किस्म का इतना जबरदस्त उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, ताकि मजबूर हो जाए, रोल बैक करें। और इसी तरह 2013 में जब इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, तो ग्लोबल रिपोर्ट्स क्या थी? पाकिस्तान जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री हो चुका है। तमाम अदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपकी IFC, IBRD, सबने बिजनेस बंद किया हुआ था। तो हमने उसको चैलेंज को कबूल किया। ये आसान काम, अगर ये अपनी परफॉर्म करते
तो हमें क्या जरूरत है कि हम इनको तंग करते हैं या इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाते। ये लाने का मकसद ही ये था कि हम ऐसे थ्रेश होल्ड पे पहुंच चुके थे, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 1.25 डेढ़ साल पहले भी एक जमात ने बहुत बड़ा धरना दिया था और उनको एश्योरेंस दी गई थी कि मार्च जो कमिंग है 3 महीने के बाद इनकी हुकूमत जो है फारिग हो जाएगी। उनको एस्टैब्लिशमेंट ने दी थी, बिल्कुल याद है ना, तसल्ली बिल्कुल दी थी, JUI को दी थी। और उस वक्त वही एस्टैब्लिशमेंट का रोल कितना कितना नीचे। आपने सवाल का जवाब दे दिया, आपने कहा जी चैलेंज है, हम कबूल करते हैं चैलेंज। अच्छा, कल किसी ने कबूल करना है या जी, ठीक, यानी लेट बैक हो जाएगा जी, इसको नहीं, दैट विल बी अनफेयर। अच्छा चलें, इस पे भी बात करते हैं कि चैलेंज को आगे कैसे लेके चलेंगे, बट वेरी क्विकली अ फ्यू पॉलिटिकल क्वेश्चंस, फिर हम आएंगे इकोनॉमी पे। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो पहुंचे कल रात और उनकी टीम पहुंच रही है आज, तो एजेंडा क्या है? ये सेनेट चेयरमैनशिप है, इलेक्शंस हैं, दोनों हैं, क्या मामला हैं जी? मुझे पहले उन्होंने संडे को कम्युनिकेट किया था पाकिस्तान से, जरदारी के जो स्टाफ है, कि जी बिलावल साहब मंडे को पहुंच रहे हैं, तो जरा उनके लिए टाइम मियां साहब का टाई अप कर ले। तो लेकिन फिर वो नहीं आए, फिर आपको पता है कि वो रिपोर्ट भी हो गया। तो अभी मुझे आज उन्होंने बिलावल जरदारी साहब के जो स्टाफ है, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि जी वो कल मिलना चाहते हैं, तो मैं टाई अप कर रहा हूँ। कल के लिए हम अभी अपने रीशेड्यूल कर रहे हैं। हमारी काफी ज्यादा मीटिंग मियां साहब की, मेरी, कुछ यहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग आ रहे थे, तो हम को रीशेड्यूल कर रहे हैं क्योंकि अब वो पहुंच गए हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें कोई एजेंडा कम्युनिकेट नहीं हुआ, और हम भी मीडिया में देख रहे हैं जो एजेंडा स्पेकुलेट हो रहा है, और वो मैं सोचता हूँ कि मिलेंगे तो पता चलेगा। मुझे तो यही था कि कर्टसी कॉल होगी और आगे जरा फ्यूचर में मिलकर चलने का बात होगी। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मल एजेंडा नहीं है। ये भी कंफर्म है कि उनके 4 जो साथी हैं, उसमें नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, उसमें कमर कायरा है और शहरी रहमान है। तो इन्होंने भी गालबन आज की फ्लाइट लेके कल सुबह पहुंचना है, तो वो भी उनको ज्वाइन करेंगे, वो भी तो ये ठीक है। और एजेंडा का आपको नहीं पता डार साहब, ये सवाल उठ रहा है यहाँ जो हम सुन रहे हैं कि जी ये सवाल ये है कि सेनेट चेयरमैन आप बनेंगे या यूसुफ रजा गिलानी साहब बनेंगे। तो 2018 में भी पहले भी सवाल उठा था कि आप चेयरमैन बनेंगे सेनेट के, तो आर यू इन द रन फॉर द चेयरमैनशिप? फ्रैंकली ये स्पेकुलेशन है जी। मेरी तो जो पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी, और मैं उसके बगैर भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आई बीन डीपली इन्वॉल्वड इन लास्ट 3-4 मंथ। ये सारा प्रोसेस है, उससे पहले भी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और चूंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब एक कैंडिडेट हैं इस वक्त, तो वो हमें कोई ऐसा इट्स नॉट एन इश्यू कि जिसके लिए 5 बंदों का डेलीगेशन यहाँ आए। आजकल तो फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन है, और मेरी जरदारी साहब से बात होती रहती है मेरी, जैसे आपने कोर्ट के इंट्रो में, कि हमने तो इवन चौधरी के साथ भी बड़ा ग्रेसफुली उनको यानी एक्सेप्ट कर लिया था, उनको दिया था। बट रेस्ट इज द लक कि वो ट्रैप। क्या हुआ जी, थोड़ा सा तो बताएं। जब वो चले गए दूसरी साइड पे, तो कुछ आपको बताया फोन करके क्या हुआ है उन्होंने, या सालिक ने, या क्योंकि शुजात साहब के तो बेटे अभी तक शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वोट भी दिया, सब कुछ क्या हुआ? व्हाट वाज द ड्रॉप सीन जी? वो इस तरह था जी कि कुछ 2 हफ्ते से वो बात चल रही थी, मेरे साथ राब्ते में थे। चौधरी साहब की बात मेरे साथ हुई, फिर उनके मैसेज भी आया कि वो उनकी एक विश लिस्ट थी कि चौधरी परवेज साहब को चीफ मिनिस्टरशिप दे दें। अब हालांकि उनके नंबर बहुत थोड़े हैं, अपना दर्जन के करीब है, और हमारे नंबर आपको पता ही है कि 170-180 के करीब। तो वो बड़ा मुश्किल फैसला था, और वो अब एक लार्जर कॉज के लिए, और एक कह ले कि फॉर द बेटरमेंट पंजाब का कोई चेंज हो, पंजाब की जो हालत हो गई है कि वो बेस्ट परफॉर्मर था और वर्स्ट परफॉर्मर सूबा बन गया है। तो उस वजह से फिर मैंने मियां साहब को कन्विंस किया, और पार्टी की लीडरशिप ने जब ये एग्री किया, तो फिर मैंने ही उनको इतला की कि जी हम मियां साहब की मैंने ब्लेसिंग हो गई है। फिर हमारे जो कॉलीग्स हैं पाकिस्तान में, वो उनकी तरफ गए, उन्होंने अच्छी खासी डिस्कशन भी कर ली, फिर दुआ खैर भी हो गई। फिर सुबह, उस वक्त रमजान शरीफ नहीं था, ये 3 हफ्ते करीबन पुरानी बात है, 3-4। तो उन्होंने फिर मुझे, सुबह मैं नाश्ता कर रहा था, चौधरी परवेज साहब का फोन आया, फिर चौधरी शुजात साहब ने बात की,
और वो वादे वही थे कि अब इकट्ठे चलना है, अब बस जो हो गया सो हो गया, और बहुत शुक्रिया। और जो होता है हमारी प्लेजेंट्रीज, तो मियां साहब का भी शुक्रिया, उनसे बात भी करवानी है। वो जो बात करवाने का टाइम था अराउंड 6 o'clock था पाकिस्तान टाइम इन द आफ्टरनून। तो वो जरा को 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले खबर आई कि वो बनी गाला जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि वो उनको यानी शुक्रिया अदा करने खान साहब को गए होंगे, परेज लाई साहब, कि भी आपसे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, हमने फैसला किया, ये एक डिसेंट अलायंस से। तो वो मुझे सालिक के नहीं इतला की कि जी वो मेहरबानी करके अंकल 6 की बजाय 7 बजे का पाकिस्तान टाइम 1 घंटा एडजस्ट कर लेंगे। मैंने फिर हमारी अपनी कमिटमेंट जो होती है, तो वो अब कोई अगले आधे घंटे में वो खबर आ गई कि परेज लाई साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे, पीटीआई को उनके साथ रहेंगे। इट वॉज ए शॉक। ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे लिए शॉक नहीं था, बल्कि ये उनकी फैमिली के लिए भी, कुछ फैमिली के मेंबर्स के लिए भी शॉक था। तो उन्होंने फिर मुझे माजरत की। मैं समझता हूं कि उसका आपने डेमोन्स्ट्रेशन देख ली प्रैक्टिकल, के चौधरी शुजात के साहबजादे ने बाकायदा वहां मौजूद थे और वो वोट देने के लिए तैयार थे अगर हमें अक्सरियत के लिए उनको वोट दरकार हो, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक ऑनरेबल, हमने बहुत मैग्नेनिमस फैसला किया था और ऑनरेबल फैसला था, उसको फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। अब मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मुनासिब नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ट्रैप, मेरे नजदीक ट्रैप में आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि तो अगर हम ये कहें कि चौधरी का आधा खानदान यानी कि सालिक तो आप लोगों के साथ बैठ गए हैं, तो उधर दरवाजा खुला है और उधर एंगेजमेंट है और दूसरी तरफ दरवाजा बंद है, ये सही बात होगी कहनी जी? मैं समझता हूँ कि वो उनकी इंटरनल मामला है, उनकी फैमिली। नहीं, आप लोगों के साथ तो एंगेजमेंट है ना जी। शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया सालिक ने? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो बिल्कुल हमारे साथ थे और हमारे साथ उन्होंने चलने, चीमा साहब जो उनके सेक्रेटरी जनरल है पीएमएल के, उन्होंने भी खुल के स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी वोट दिया, सालिक साहब ने वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस में वोट दिया। तो वो तो आप सही कह रही है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ी सैड स्टोरी है, बिकॉज आई नो कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज, हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये फैसला करना। बड़े मियां नवाज शरीफ ने बड़ी मैग्नेनिमिटी के साथ ये फैसला किया, शहबाज शरीफ साहब ने उसको सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट से आई कुड गेट दिस फैसला फ्रॉम मियां नवाज शरीफ। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि वो बेचारे ट्रैप में आके तो उन्हें सर पर आपको जो बाकी चले जी, अब जो उनकी किस्मत में लिखा, अल्लाह करे उनका बाजू बिल्कुल दुरुस्त हो। लग रहा है वैसे दुरुस्त हो गया, आपने भी दुआ मांगी होगी उनके लिए। अच्छा, अब ये चलते हैं इस पे कि आप, ये सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद आप तशरीफ ला रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है जी? आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन अभी हमारे पासपोर्ट नहीं मिले हमें दोनों को, तो पासपोर्ट मिलेंगे फिर इंशाल्लाह प्लान करेंगे जी। मेरी भी मई के तीसरे हफ्ते में वो जो मेरा सर्जन है उनकी अपॉइंटमेंट, आपको पता है यहाँ बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट चेंज नहीं होती है, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है कि अगर उसको प्रीपोन कर दे, और मियां साहब का भी अपना कुछ मेडिकल अभी इंटरवेंशन का है, तो अभी ईद के फौरन बाद तो मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि हम आ सकेंगे भी। वैसे अभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं मिली, मीडिया में हमें पासपोर्ट मिल चुके हैं लेकिन मिले नहीं अभी। अच्छा, इससे पहले ब्रेक पे जाएं, लास्ट क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक, कि आपका इस वक्त पाकिस्तान के अदालतों में जो स्टेटस है वो एब्सकॉन्डर का है, जो आई एम जस्ट स्टेटिंग एज इट इज, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है पीटीआई वाले कह रहे हैं जो नया काबीना है उसमें लोग बेल पे एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अपना आना मई में? देखिए, मैं जब भी आऊंगा वो तो बड़ा सिंपल है नसीम, आपको पता है कि मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, और आपको मैंने अक्टूबर 2018 में एक इंटरव्यू दिया था और एक 2 स्टार ने कन्फेस किया था कि यू हैव बीन रॉन्ग, और उसके बाद ये भी कहा था, अभी तो 3 स्टार उसके बाद बन गए, उन्होंने ये भी कहा था आई हैव गिल्ट इन माय कॉन्शियस, उन्होंने ये भी कहा था कि आई हैव सो हैज माय बॉस, वो भी उनके भी कॉन्शियस। तो इसीलिए तो सब कुछ हुआ क्योंकि उन्होंने फाइनली ही इज एक्टेड ऑन हाउ ही फेल्ट अबाउट इट। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन वो जारी रखते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब मौजूद हैं और लोग तो कहेंगे कि अब ये अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो एटलीस्ट ही इज स्टिल द गुरु एंड द एडवाइज़र। उस पर भी आएंगे, इनके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले डार साहब 2-3 क्विक क्वेश्चंस पॉलिटिक्स के। एक तो ये बताइएगा कि आप ने हमेशा बात की जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सब मिल के चलें एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन पीटीआई ने तो उन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह के और साजिश की बात करके तो 123 उनकी रेजिग्नेशंस आ गई हुई हैं और स्पीकर साहब के पास आ गई और वो कह रहे हैं कि इसमें तो अब कोई सवाल नहीं, आप हमारी रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट करें। तो ये इसमें तो खटाई पड़ी है, आप लोग आ गए, बैठ गए, हुकूमत बना लिए, लेकिन विदाउट द मेजर ऑपोजिशन जिनके 150 सीट्स हैं। मैं अर्ज करता हूँ, एक तो जो आपकी ब्रेक से पहले सवाल था थोड़ा सा वो मैं अगर इजाजत तो जवाब दे दूं कि मेरा केस जो है बेसिकली एक झूठा केस बनाया गया और चूंकि इनके पास तो बहुत कुछ होता है अगर केस जो जेन्युइन, तो मेरा केस ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी। 1981 से लेके 2001 मैंने कभी 20 मिनट अपनी टैक्स रिटर्न डिले नहीं की और इंटरपोल की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिफ्यूज किया तो इसी बेसिस पे किया था। जी। ये केस वहां गया था, मैंने वो रिटर्न जो सारा प्रूफ भेजा था, तो इनको फिर उन्होंने दिखाई, मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजा और तमाम ममालिक को मेंबर जो हैं इंटरपोल के उनको बता दिया कि यू आर नॉट ठीक है। कहीं पे अगर इसहाक डार के बारे में आपने इमिग्रेशन सिस्टम में जो कुछ डाला है उसको डिलीट करें और कंफर्म करें। ये मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो आज जो भी सवाल किया, तो इसलिए जिस दिन जमीर जाग गया और जिस दिन वो कॉन्शियस में जो गिल्ट है वो उसने ज्यादा प्रिक किया, तो इंशाअल्लाह ये मामला जो है वो 10 मिनट का मामला है। मैंने 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस को भी वो यहाँ आने के बाद भेजा था, उन्होंने कहा जी कि ये वी आर शॉक्ड, ये तो आपका सारा कुछ है। तो ये डार साहब कॉन्शियस तो इतना जाग है कि पूरा सेटअप ही बदल गया, आगे चले। फिर हमारे लिए भी सोया हुआ है, अगर पूरा सेटअप जाग गया है तो फिर अब वो बड़े सवाल आते हैं सर, बट इस पे आए ना जो पीटीआई की बात है, इतना बड़ा जो जुल्म हुआ तो उसको ठीक होना। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आपका सवाल है। मैं समझता हूँ कि नंबर ये नाउ इट इज ए ओपन एंड शट केस, जो फॉरेन फंडिंग का केस है। जितनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जो कानून और आइन को जो भी थोड़ी भी समझ रखता है उसको ये पता है कि ये सिर्फ टाइमिंग की बात है और ये तमाम के तमाम जो प्रूफ पब्लिक भी हो चुके अब तो, जो अकबर एस बाबर साहब को मिले और उन्होंने पब्लिक कर दिया और फैले हुए सोशल मीडिया में। तो उसके बाद जब ये फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर होगी तो उसके नतीजे में जितने इनके फंड्स हैं अकाउंट्स में वो इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत स्वीप कर लेगा, निकाल लेगा। ठीक। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को जो फैसला देंगे वो उसको गैजेट करें और गैजेट करने के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट जब उसको एंडोर्स कर देगी, सारा वेरीफाई करके ये सब ठीक है और बाकी यही है, तो उसके बाद इनके जितने मेंबर्स होंगे वो अनलेस के वो पहले निकल जाएं कि जी हमें नहीं पता थी फॉरेन फंडेड पार्टी है और रिजाइन कर दें, तो उनकी एक स्टिग्मा होगा कि वो ये इस टर्म की जो रिमेनिंग टर्म है इस असेंबली की, वो उसके लिए वो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी और डी सीट हो जाएंगी। ये मैं समझता हूं कि ये इतना इनोसेंट नहीं है। आपको याद है कि जो 126 दिन का धरना था उस वक्त इन्होंने इस्तीफे दिए थे और इस्तीफे जब दिए थे, जब मैंने इनको नेगोशिएट कर लिया, फिर इनके इस्तीफे भी वापस करवाए और उसके साथ भी इन्होंने वो सारी सैलरीज भी ली, अपने 126 दिन की हर चीज ली सबने, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। तो बात यह है कि ये भी इनको पता है कि ये इनकी पार्टी फॉरेन फंडेड कानून आइन के तहत डिक्लेयर होगी और फिर ये तमाम लोग डी सीट होंगे। आई थिंक इन्होंने स्मार्ट मूव किया नहीं। तो डार साहब आपको पहले से जजमेंट का पता है। और एक और जो बात ये बार बार करते हैं पीटीआई वाले, सारा जो सबूत है वो तो हर एक के पास है, पूरी दुनिया में है इस वक्त। जो अकबर एस बाबर ने लिया, जो उनको ऑर्डर हुआ इवेंचुअली, वो तो सारा सबूत आ चुका है कौन से कौन नहीं है। अच्छा डार साहब, ये लोग कहते हैं कि जी तीनों पार्टीज का साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड चेक करें, पीटीआई करें, जरूर करें, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन हमने तो दे दिया, इन्होंने वो हमारे खिलाफ करवाया, हमने दे दिया सारा रिकॉर्ड, तो कुछ नहीं है अल्लाह के फजल से। तो बाकी पार्टीज का करना जरूर करें। और अब आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करने लगे हैं, तो जो प्रोसेस है वो भी तो रुक जाएगा। स्ट्रेटेजीज हैं, ये फेल इनके मुंह पे पड़ेंगी। ये नाम तो इन्होंने दिया था हमें,
हमने तो नाम नहीं प्रपोज किया। और अब पहले वो अब आप देख लें उनका ये अपने रिकॉर्ड देख लें, आप अपनी स्टूडियो में अपनी जो जी जी लाइब्रेरी है, जी जी तो ये तो कहते थे कि ये सबसे ज्यादा फरिश्ता आदमी जी है। जी, शेख रशीद साहब ने भी बड़ी तारीफ की थी, इमरान साहब ने भी जी तारीफ की। है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये किसी बात पे खड़े नहीं होते। यू टर्न इनका हॉलमार्क है और हर चीज में अच्छा बदल सर, जाते हैं। अब हमने आप लोगों के टर्न्स की बात करनी है, इनकी तो टर्न होगी ना। मुझे ये बताइएगा कि जब बात ये हुई कि जी साजिश वगैरह है, तो एक बात हमने सुनी इनकी टॉप लीडरशिप से, उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब हुसैन हक्कानी को मिलते रहे हैं, और फिर ये भी सुना हमने कि उन्होंने कहा जी इजरायली काउंसलेट के एम्बेसी के लोगों को। तो प्लीज कैन यू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एक तो ये है जी कि जो इजरायली को जो उन्होंने कहा वो टोटल झूठ है। ठीक आई कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी जी और हमारा एक रिकॉर्ड है, वो कौन उनके करीब है और कौन उनको पसंद करता है और कौन उनके लिए आके इलेक्शन कैंपेन करता है, वो आपके पास भी है, लंदन में मेरे पास भी। ठीक हमने पाकिस्तानी ओरिजिन के कोई हमारी वो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी। मैंने चीज प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून, मैंने सबको यहाँ आके अपील की थी। उस वक्त मैं मीटिंग में जा रहा था सादिक को करें सपोर्ट, और मैंने कहा था कि सादिक को सब करें। ठीक है, वो बात क्लियर हो गई जी। और दूसरी जो ये कहते जी हुसैन हक्कानी साहब आते हैं, हुसैन हक्कानी से पाकिस्तानी, उसमें क्या उसका कोई है उसके खिलाफ के उसको नहीं जा सकता। बिल्कुल मैं हुसैन हक्कानी को मिलना तो कोई ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, लाइक ठीक है। तो वो हमारे जमाने में वो रहे हैं, हमारे एम्बेसडर रहे हैं बाहर भी। उसके बाद वो पीपल्स पार्टी की तरफ जन मुशर्रफ के साथ भी उनके रवाबित थे, उनके तमाम हुकूमतों के साथ आते जाते रहते हैं उनके साहब के साथ। मुझे तो मेरा मतलब है कि वो एक पाकिस्तानी है। जी जी, वन कैन स्ट्रांगली डिसएग्री विद हिज व्यूज, लेकिन ही इज अ पाकिस्तानी नेशनल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये बताइएगा कि लग रहा है कि ईद के बाद पीटीआई धरना लेके आ जाएंगे फैजाबाद, ये सुन रहे हैं बात, तो उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे? मतलब आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि यू आर सिटिंग देयर एंड यू नो स्ट्रेटजी वगैरह पॉलिटिकल आप बना रहे हैं। आगे भी हमने बहुत लीनियंसी दिखाई थी। आप इमेजिन करें कि 126 दिन का धरना जी और काउंटर डिक्लेयर। मुझे तो आप कह रही हैं ना, 4 साल इमरान रईस साहब काउंटर डिक्लेयर थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। हमने इनको कोई प्रेशर नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि इनके अकाउंट फ्रीज कर दें, हमने ये नहीं कहा कि इनका घर ले लें, जो इन्होंने करवाया इनका घर ले लें और उसको ऑक्शन करें। वो फिर नहीं ऑक्शन होता तो पनाह का बना दें, इनके घर पैसे निकाल के ले जाए। पैटी हरकतें की हैं। हमने इनकी तरह नहीं किया, बैन नहीं लगाया किसी के ऊपर। ये 126 दिन मतवातर तमाम चैनल्स को यूज करते रहे, नीचे कुर्सियां खाली होती है, वो ये तकरीर कर रहे होते थे। बात यह है कि आप इनका प्लीज एक इंडिपेंडेंट फेयर माइंड के साथ एनालिसिस करें। तो अगर धरना देंगे तो देख लेगी हुकूमत, जो स्टेट है वो अपना जो भी फैसला करेगी। मेरे ख्याल में लोग कहते हैं, आई टेंड टू एग्री विद देम, कि हमने बहुत लीनियंसी दिखाई। हमें स्टेट रिट यूज करनी चाहिए थी, और इस तरह नहीं कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन नहीं, लेकिन जो लीगल जो एक्शन थे लेने चाहिए थे। अब ये इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद जाके सारी अरेंजमेंट करके ये 4 साल काउंटर होने के बावजूद आप मुझे बताएं कि काउंटर ये 4 साल रहे हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, इनकी एक चीज मुझे बता दें कि इन्होंने को सफर किया हो, इनका बैन लगा हो हमारी तरह। नहीं जी, मेरा ख्याल है जब सब लोगों की पाकिस्तान की सियासत की खूबसूरती है या बदसूरती कि व्हेन यू आर ऑन द सेम पेज फिर कुछ भी नहीं होता। चलिए अब ये इस पे आते हैं, जरा इलेक्शन पे बताइएगा कि आपके जो यानी कि एलाइज हैं इस वक्त। फजलुर रहमान साहब ने कहा जल्दी इलेक्शन करवाएं, बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपने सब इलेक्शन की तैयारी अप्रैल तक पता नहीं नॉमिनेशन वगैरह दे दें। आपके यहाँ से भी कोई आधी बात सुनी जाती है, आधी बात नहीं, पता नहीं चलता कि क्या पोजीशन है। तो एग्जैक्टली क्या? और कई लोग आपके सीनियर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी अब 1.5 साल पूरे करेंगे। इनफैक्ट शायद खान कानवाज साहब ने परसों हमारे शो में आके कहा कि अब 1.5 साल पूरे करेंगे हम। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन? देखिए, एक तो ये है जो इससे पहले आपका सवाल था वो लेफ्ट इनकम्प्लीट। देखिए, ये सियासत की कल्चर में इन्होंने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट माहौल पैदा किया है। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी, किसी गलत चीज की इम्यूनिटी होनी चाहिए कि सियासी एक ही पेज पे नो। वो अगर इनका असूल होगा तो होगा, मैं उससे एग्री नहीं होना नहीं चाहिए जी, लेकिन इस मुल्क में रहा है, हर एक को फायदा हुआ उससे। इसके साथ साथ इखलाकियात को जो बेड़ा गर्क कर दिया हमारी यूथ का, कि हर बंदा जो है गाली से शुरू होता है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लॉस वी हैव
इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जी, हर एक को गाली बंद करनी चाहिए बेशक। नंबर 3 जो सवाल आपने किया वो उसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, कुछ मिनिमम रिफॉर्म्स एग्री हुए हैं पीडीएम की जमातों में और उसको ओन किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। ठीक, अब उनको आपने यानी करना है, इंप्लीमेंट करना है रिफॉर्म्स को। मसलन ईवीएम है, आपके इंटरनेट वोटिंग है, आपके इसी तरह कुछ और इन्होंने पैका के हवाले से कुछ की हुई है चीजें, तो हमें वो काम करने हैं। नंबर 1। नंबर 2 के जिस इस वक्त आईसीयू में हम पहुंच गए हैं और बिल्कुल ग्राउंड हो चुका सारा कुछ, उसको थोड़ा रिवाइव करना है। इकोनॉमी और चीज आप मत भूलें कि एक जब इन्होंने जल्दी में प्ररोग भी कर दिया, फिर अगले 2 घंटे में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंसी से नाम भी खत आ गया, शहबाज शरीफ साहब को भी, इमरान खान को भी, और उसके बाद फिर एक इलेक्शन कमीशन को भी आनन फानन खत आ गया, जी आप इलेक्शन फौरी करने का अरेंजमेंट करें। तो उसमें एक इलेक्शन कमीशन ने एक पोजीशन ली है और वो आईनी पोजीशन है। वो उन्होंने लिखा कि हम अक्टूबर के एंड से पहले इलेक्शन जी, ये हमने देखा था, वी वर इन द कोर्ट जब उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन। उसकी वजह है जी, उसकी वजह है कि आपके आइन के मुताबिक आपकी जब तक हल्का हल्का जी डिलिमिटेशन, ये सही बात है। तो सर ये बताइएगा, तो क्या जवाब देना आप पूरा, जी, वो 4 महीने उसको लगेंगे। ठीक, 3 उनको आइन देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करें, 4 महीने फॉर हल्का बंदी, 3 महीने वो। तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर से पहले हम नहीं करा सकते। अब हम चाहे भी तो हम अक्टूबर से पहले तो प्लान नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन ये आपस में फैसला करेगी, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स तय हुए मिनिमम वो करने हैं। इसके साथ ही हमने इंटरनेट वोटिंग जो है, हमने बजाय उन लोगों को कहा जी वहां बैठ के वोट करें। आपको याद होगा कि जो पिछले से पिछला प्रेसिडेंट इलेक्शन था यूएस का, उसमें जो मेन एलिगेशन है कि इंटरनेट वोटिंग के जरिए टेम्परिंग की गई। आई एम श्योर यू रिमेंबर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम आस्किंग कि कम से कम आप क्या कह रहे हैं, 8-10 महीने तो पहले, यानी क्योंकि जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें उन चीजों को ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रपोजल बेहतर है, जो कि सब लोगों ने ऑपोजिशन माना है कि हम उनके लिए सीट्स यानी फिक्स कर दें कि उनको हम 7 सीट्स देंगे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ताकि उनकी आवाज भी हो, वो अपने बंदे चुने, या को प्रोपोर्शनेट हो सकती है पार्टी स्ट्रेंथ की जैसे होती है, तो उनको हम नुमाइंदगी में बजाय हम उनके वोट चोरी करने का प्लान करें, जो कि हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम वाइज सर आप कह रहे हैं कि सवाल तो जी एक चीज तो एस्टैब्लिश है ना नसीम बीबी के एंड ऑफ अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। तो एक जाहिलाना हरकत होगी और ये बुज़दिलाना हरकत होगी मुत्तहिदा अपोजिशन की, कि अगर वो भागने की कोशिश करें कि एंड ऑफ अक्टूबर हम तो जी 1 महीने के बाद जा रहे हैं। एक तो बजट भी आपने देने और फिर एक नई अपॉइंटमेंट भी नवंबर में, तो परवाह नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देयर इज अ न्यू अपॉइंटमेंट प्लस आपने बजट भी देना होगा। तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फिर अब बात करेंगे आईएमएफ की, इकोनॉमी की और पेट्रोल की कीमतों पे। स्टे विद अस। पेट्रोल जो है जी वो प्राइसेस आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल That's what the Prime Minister also says. हम तो नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने किया वो भी ये कहते हैं लिंक्ड है। नहीं, वो उन्होंने क्या किया, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट लिंक का सवाल कहाँ है? तहरीके अदम एतमाद, जो कि आपको लगता है इन हाइंडसाइट वो ठीक स्टेप था? हमारे लिए सियासी फैसला ये था, हम इस हुकूमत को चलने देते, ये मुल्क की मईशत को उससे भी ज्यादा तबाह कर देते, मुल्क की हालात दिगरगू हो जाते और अवाम हमारी तरफ देखती। ये है सियासत। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे इसहाक डार साहब से इस मामले पे कि जो कीमतें हैं, जिसके बारे में आप सबके जहनों में बड़े सवाल हैं, क्योंकि जब ये यूनाइटेड ऑपोजिशन थी उस वक्त ये कह रहे थे कि जी जो कीमतें पेट्रोल की बढ़ रही हैं और जो बिजली की बढ़ रही हैं और ये बड़ी ज़्यादती है और जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। और शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था अपनी ट्वीट में फरवरी में कि ये इनसेंसिटिव है, हार्टलेस है, और उन्होंने कहा था ये ऑयल बॉम्ब लगा रहे हैं लोगों पे, ये बड़ा जुल्म है, इसको हर सूरत पे कम करना है, 3 रुपए लीटर जो कीमतें बढ़ी हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डार साहब अब सवाल तो सब आप ही से पूछेंगे, क्योंकि आप ही
हमेशा बात करते थे कि जी हमने कीमतें कंट्रोल की हैं और डॉलर भी हमने एक है। तो सबसे पहले पेट्रोल पे अगर आ जाइएगा तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो सब्सिडी दी और बहुत सब्सिडाइज हम देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं जी मेजर सब्सिडी दी है, पता नहीं कितने अरब रुपए रोजाना के। सर ये आईएमएफ की शराइत जो हमारे सामने, नाज़रीन आप देख भी सकते हैं, अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ दूं डार साहब, 5 पॉइंट्स पे है कि पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, पेट्रोलियम लेवी लगाई जाए, टैक्स एमनेस्टी स्कीम को ख़त्म किया जाए जो इमरान खान साहब की हुकूमत देगी है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं और नए टैक्सेस लगाए जाएं, और फिर बजट काटो, फिस्कल सेविंग्स। तो डार साहब ये जो है डिमांड जो उनकी तरफ से आईएमएफ की तरफ से, अब आप बताइएगा कि आपके शागिर्द जिनको आप काफी बताते रहे व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर शायद खाकान वाई साहब के नीचे, तो अब आप उनको क्या कहेंगे? वो जा रहे हैं और उन्होंने जाने से पहले बताया हमें कि भाई बड़े या लैंड माइंस छोड़ गए हैं, सबको तो पता था ये हालत है इकोनॉमी की। व्हाट विल ही डू, हाउ विल ही नेगोशिएट, प्राइसेस को कम कैसे करेंगे, ज्यादा क्यों ना करें, उनको तो करना पड़ेगा। देखें, ये जो आपने सारी एक विश लिस्ट पढ़ी है ना जी, आईएमएफ की, ये इस वजह से है कि एक तो जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो बैडली नेगोशिएटेड था। ठीक, मैं रिपीट करता हूं कि जो ओरिजिनल प्रोग्राम इन्होंने एग्री किया था वो बैडली नेगोशिएटेड था, और अनफॉर्चुनेटली हमारा बार बार दुनिया में जगहसाई होती है कि हम जो रिफॉर्म्स एजेंडा कमिट करते हैं, एग्री करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब इन्होंने जो कुछ भी किया, इनको चाहिए था कि अपने मुकम्मल विजडम के साथ उसको पहले नेगोशिएट करके एग्री करते, फिर उसके साथ अमल करते। एक वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में जो इम्प्लीमेंट हुआ है मुकम्मल, वो 2013-2016 का है, जिसमें सारे जो लेवल से सक्सेसफुली कंक्लूड हुए, और हमने उसके बाद आईएमएफ खुदा हाफिज का। जी, अब आप क्या करेंगे? अब मैं अर्ज करता हूँ, अब मसला क्यों बना है? मसला यूं बना कि मैं डे वन से इनको कह रहा हूँ, देखिए ये एक जो थ्योरी है ना इकोनॉमिक्स की, मैंने भी ग्रेजुएशन में भी और अपनी चार्टर ऑफ अकाउंटेंट्स में पढ़ी हुई है, वो ये है कि जी आप अगर अपने करेंसी को स्लाइड कर दें तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ये एक थ्योरी है, एनीबॉडी कैन पिक अप द बुक। ये आईएमएफ उसको बहुत डिलीजेंटली उसको अमल करता है और उसको प्रमोट करता है। ये हमारे जैसे मुल्क में जहां एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है, ऐसा मुल्क जो अपनी एक्सपोर्ट जितनी वैल्यू, उसके 65% हमारी इंपोर्टेड उसमें कंपोनेंट्स होता है। ठीक, और हमारी एक्सपोर्ट 8% हमारी टोटल इकोनॉमी का साइज है, और 92% को हम उस सर बिल्कुल सर आपने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कता कलामी की, लेकिन मैं प्रोग्राम का टाइम कम है, मैं चाहती हूँ आप नाज़रीन को ये बताएं कि अब क्या आपने उनको एडवाइस किया है। मैं अर्ज करता हूँ, अगर मैं आपको सिंपल इसका सोल्यूशन ये बताता हूँ कि अगर ये आज हमारा जो डॉलर 100 फिर 187 पे पहुंच गया आज, अगर हमारा ये डॉलर 130 या 140 पे होता, यानी 4 साल के बाद 100 चले, हमने 115 पे छोड़ा, केयर टेकर 122 पे छोड़ा, जी, तो आप क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली आपको 30-40% तो प्राइस रिलीफ ऐसे ही मिलती। ठीक, अब क्या करेंगे? तो कॉस्ट निकाल लिया, जो अभी आपने खुद कहा कि इंटरनेशनल उससे लिंक होता है, बिल्कुल लिंक होता है। अब वो कहते हैं जी कि अगर आपकी डिवैल्यूएशन रुपया उधर चला गया है और आप उस हिसाब से अपना कन्वर्ट करते हैं, फिर आप करें। दूसरा वो क्या कहते हैं कि आपने एक रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं, आपने करेंगे, वो आपसे जो टारगेट एफपीआर के तो पहले 3 साल में पूरे नहीं हुए, वो कहते हैं इसके बदले में फिर आप दूसरे टैक्सेस। सर अब आप क्या करेंगे? सर क्या करें, आप क्या कह रहे हैं मिफ्ता साहब से, क्या करें? जब जो देखिए नसीम बीबी, जो हम क्वागमायर पे फंस गए ना, जिस भंवर में, जिस दलदल में, ये नहीं है कि ओवरनाइट देयर इज नो स्विच कि हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हमें वही करना पड़ेगा 2013 में हमने शुरू किया। हमें चीजों को स्टेबल करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक करने पड़ेंगे, हमें रुपए को स्टेबल करना पड़ेगा, और उसमें बल्कि इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ये जो है पाकिस्तान की रियल वैल्यू नहीं है। सर टाइमलाइन क्या आपके पास? नहीं, टाइमलाइन देखे, आगे आपको हमने 1 साल में टर्न अराउंड कर दिया था, फिर इंप्रूवमेंट दिए अगले 2 साल। इसीलिए तीसरे साल में पाकिस्तान को दुनिया की यानी 18वीं मईशत पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। यू वुड हैव बीन पार्ट ऑफ G20। सो सर शॉर्ट रन में आपको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, बिकॉज़ प्रमोटर हूं ऑफ द सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर, टारगेटेड आपको हेल्प करनी पड़ेगी, और उसकी वजह ये है कि इसीलिए हमने जो
नेशनल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया ठीक जब है। 2008 कोलिशन में थे और मैंने वो बजट में ठीक। रखा, और वो मुझे तो हमें तो छोड़ना पड़ गया, लेकिन मेरे वाला बजट फिर मेरे साथी ने नवीद कमर ने पढ़ा और उसमें 34 बिलियन रखा था, वही था, नाम चेंज कर दिया, आई हैव नो इश्यू, नेशनल को बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड कर ठीक। दिया, लेकिन प्रैक्टिकली 34 अरब से 5 साल में 40 अरब रुपए लेके गए। हमने क्या किया, 40 अरब को 124 अरब रुपए लेके सर गए। बिल्कुल लोगों आपने अचीव किया सर। आई एम सो सॉरी, बस मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, लेट्स लुक एट द चेकलिस्ट सर। सवाल ये है कि नाजरीन चाहेंगे आपसे सुनना कि अब जब जी। मिफ्ता साहब जा रहे हैं तो आप उनको, मिफ्ता साहब को क्या एडवाइस करेंगे कि वो कहेंगे जी पेट्रोल की डीजल पे। मिफ्ता साहब यहाँ कल आ रहे हैं, मिफ्ता साहब मिलने के लिए हमें जी अपने IMF को यात्रा करने से पहले यहाँ लंदन रुकेंगे जी। और उनसे हम बात करेंगे। देखिए हमें उसका ऑल्टरनेट देना होता है। जी। अगर हम कहेंगे हमने अपनी आवाम को रिलीफ देनी है, या हम अपने एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करें, कट करें, वहां से ठीक। स्पेस निकालें, ठीक। या हम अपना रेवेन्यू बढ़ा लें। देखिए आप इस वक्त जितना आवाम के ऊपर बोझ पड़ चुका है, कौन सी चीज है जो दुगनी नहीं हुई, यानी तिगनी भी 3 गुना भी ठीक। हुई है, 3.5 गुना भी हुई है, लेकिन कोई चीज नहीं है। चीनी, आटा, दालें, घी कोई ले बिल्कुल। ले। तो ये टाइम नहीं है कि आप आवाम के ऊपर बोझ डालें। सर लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। आप ये फरमा रहे हैं कि आप अवाम को ये शुनीद दे रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में ना बिजली की कीमत बढ़ेगी ना पेट्रोल की कीमत। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, स्ट्रेट क्वेश्चन सर। हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, मैं उसका प्रमोट, हमें अपना स्पेस ढूंढनी चाहिए आमदनी बढ़ाने की, और हमें अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करके, कट करके उसको सेव करना चाहिए इनके लिए, और साथ हमने अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक करें, उससे हमारा रुपया स्टेबल होगा। इमेजिन कि अगर ये रुपया 160-70 पे आ जाए, आपको तो सीधी सीधी स्टेट रिलीफ मिलती है, वहां से रिलीफ मिलेगी, बिल्कुल। अच्छा डार साहब, आपने इंटरव्यूज में 2-3 में फरमाया है पिछले 72 घंटों में कि 60-65 तक, 160-65 तक डॉलर आएगा, और मिफ्ता साहब बार बार कह रहे हैं 175। वो बस ऐसे ही फिगर्स दो हैं या कोई आप लोगों की दो मुख्तलिफ सोचें हैं? देखिए हर एक की अपनी राय होती है, ठीक। और पाकिस्तान की मार्केट ऐसी नहीं है कि इसको टोटल यानी स्पेकुलेटर्स के हवाले कर दिया ठीक। जाए। ये मेरा हमेशा बहुत लोगों के साथ इख्तलाफ रहा है, ठीक। और मैं समझता हूँ कि 104-50 होता हम छोड़ते। जी। ये एक 7-8 महीने की गवर्नमेंट जब आई हमारे मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनको ठीक। बढ़ाना पड़ा, 10 ठीक। रुपए स्लाइड करना पड़ा। तो ये एक IMF की विश लिस्ट थी कि 8-10 रुपए कर दे, लेकिन उसकी कोई देखिए रियल एक्सचेंज, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कर दे REER। ओ भाई मुझे बताएं कौन सा फॉर्मूला किस किताब में है? मैंने भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो बात यह कि मैं अपने मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज देखनी है। मैंने अपने मुल्क के 90%। तो आप मिफ्ता साहब को तैयार करके भेजेंगे कि वहां जाके टफ नेगोशिएशंस करें? आप ये बताइएगा कि जो डेट पेमेंट्स वगैरह ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई मुमालिक हैं जहां से हमें कुछ अश्योरेंस, विल चाइना गिव अस मोर रिलीफ इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स? डार साहब देखिए, चाइना ने हमेशा कॉपरेट किया है, सऊदीया कॉपरेट करेगा PMLN हुकूमत की आने के बाद, UAE कॉपरेट करेगा, मिडल ईस्ट करेंगे, कतर करेगा। वी आर वेरी श्योर एंड होपफुल। आई विश के इस कॉपरेशन की हमें जरूरत ना पड़ती। आई विश कि हमें उनको ये बेकारियों की तरह ये ना मांगनी पड़ती, लेकिन हमें इस हालत में हैंड ओवर किया गया है। आपके स्टेट बैंक के मौका जी, इन्होंने भी जब छोड़ा था, रजा बाकर कहते हैं कि बेस्ट रिजर्व थे 2016 में, जो कि थे, यानी स्टेट बैंक में $18 बिलियन। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलीफ भी मिलेगी आपको, जिसकी वजह से आप डेट्स को हैंडल करेंगे। डॉक्टर साहब, वन लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन। जवाब नहीं देने दिया। नहीं, अच्छा जी, दें जवाब दें जी। मैं ये कह रहा हूं कि इनके ये कैंपेन कर रहे हैं सोशल मीडिया की, इनके भी 11 बिलियन के करीब इन्होंने, जब हम आए थे 2018 में थे, आज भी हैं। और भाईजान हमारे अगेंस्ट सऊदीया का 3 बिलियन का कर्जा नहीं था, हमारे अगेंस्ट UAE और कतर का करीबन 2.5-3 बिलियन नहीं थे। जी, लोग एक्चुअली सुनना चाह रहे हैं। जी सर, आप क्या करेंगे? दैट इज फॉरमोस्ट लोगों के जहन में। जी था जी, हमने जो 2013 में करके दिखाया था, $6 बिलियन स्टेट बैंक के पास। अच्छा, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं डार साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जी हम इसको हैंडल करेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि IMF पे टफ नेगोशिएशंस करेंगे। आपने ये भी कहा है पेट्रोल की और तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी। डार साहब, वन लास्ट क्वेश्चन जो बहुत से लोगों ने आपकी पार्टी के अंदर से भी उठाया है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर यहाँ सेंटर में, और यकीनी तौर पे पहले तो परवेज इलाही साहब को CM बना रहे थे, लेकिन जब आप लोगों ने ये फैसला किया कि
उनके बड़े काबिल बेटे हैं और उन्होंने पंजाब में संभाली है पार्टी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो हमजा को जब बनाया तो कुछ आप लोगों ने सोचा नहीं कि बहुत होगा कि बाप और बेटा दोनों, इस पे कोई? देखिए हमने ये बहुत अच्छी कंसिडरेशन, ये एक मेजर फैक्टर था। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया था कि डॉक्टर साहब आप उनको बता दें और उनको इन्फॉर्म कर दें, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी कर दें, उनको भी कि जी ये हम आपको जो वजारत आला है वो हम आपको दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टरशिप, ये सोच के ये एक फैक्टर था। हालांकि जैसे मैंने कहा उनके चंद मेंबर्स हैं, हमारे तो अच्छा खासा नंबर था, हमने इसलिए दिया था कि चले हम इनको देते हैं, हम सूबे को बेहतर करें, सूबे का हालात ठीक करें। अब जब ये इन्होंने हमें एक सरप्राइज दिया, उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि हम अगले 48 घंटे में, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एमपीएस की कहती थी कि जी कई कैंडिडेट थे, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये कहती थी और फील करती थी, और वो उनकी डिमांड थी कि अगर आपने एक फैसला किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपना परवेज इलाही साहब का। उन्होंने कहा जी अगर उनको नहीं कर रहे तो अब आप मेहरबानी करें, आप फिर हमें हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर जो थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो नेचुरल एक है वो। अब मेरा ख्याल है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए टू बी यंगर ब्रदर। नहीं सही, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, बट जैसे आप लोगों ने खुद परवेज इलाही साहब को दिया था, कुछ कंसिडरेशन ऐसी भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।